आप सभी दोस्तों का गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आज की इस क्लास में दोस्तों हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी के बेस्ट 100 क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आप लोग इन 100 क्वेश्चनों को जरूर कई बार रिपीट करके जाइएगा, यहीं से आपका इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें काम हो जाएगा। तो अगर आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगे दोस्तों तो आप सभी लोग इस क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी अच्छे से कर दीजिएगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी से दोस्तों यहाँ पर बेस्ट 100 क्वेश्चन दिए गए हैं, वो भी टॉपिक वाइज। तो यहाँ पर पहला टॉपिक आप लोग देखिए, राष्ट्रीय आय एवं अर्थव्यवस्था से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सबसे पहले तो इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद जिसे जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है वह क्या है। तो इसका आंसर है, एक वर्ष में देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य ही कहा जाता है दोस्तों जीडीपी। बाकी समझने के लिए दोस्तों एक बार थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। जैसे ये मान लीजिए अपना है इंडिया, तो ये इसकी बाउंड्री है, मान लीजिए सीमा है। तो इसी सीमा क्षेत्र के अंदर दोस्तों, चाहे वो किसी कंपनी के द्वारा प्रोडक्शन हो, चाहे मतलब सर्विसेज के द्वारा या सेवाओं के द्वारा, जो भी दोस्तों पैसा बनेगा वो जीडीपी के अंदर काउंट होगा। चाहे मतलब भारतीय सीमा के अंदर दोस्तों, चाहे भारतीयों के द्वारा हो, चाहे जो विदेशी लोग हैं मतलब भारतीय सीमा के अंदर कमा रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, या कोई कंपनी मतलब खोल के बैठा है जिसमें प्रोडक्शन हो रहा है। तो लेकिन बस मेन बात क्या है कि भारतीय सीमा के अंदर होना चाहिए। यदि कोई दोस्तों भारतीय, मान लीजिए ये अमेरिका है, ठीक, ये अमेरिका है, यहाँ पर दोस्तों कोई भारतीय है, इंडियन है, वो कमा रहा है, तो उसकी जो इनकम होगी दोस्तों वो जीडीपी में शामिल नहीं होगी। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, या जिसे एनएसओ या नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर कहा जाता है या ऑफिस कहा जाता है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। तो राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किया गया था दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था है या मिक्स्ड इकोनॉमी है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर में क्या शामिल होता है दोस्तों। तो प्राथमिक क्षेत्र जो इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था का होता है उसमें शामिल है दोस्तों कृषि, पशुपालन, खनन एवं मत्स्य पालन। फिर अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक क्षेत्र या सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ये दोस्तों किससे संबंधित है। तो जो इकोनॉमी का द्वितीयक सेक्टर होता है दोस्तों या सेकेंडरी सेक्टर होता है, उसमें जो उद्योग एवं निर्माण कार्य होते हैं, विनिर्माण कार्य होते हैं, वो सब शामिल होते हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र होता है उसमें शामिल हैं कृषि, पशुपालन, खनन एवं मत्स्य पालन। बाकी अर्थव्यवस्था का जो द्वितीयक क्षेत्र या सेकेंडरी सेक्टर होता है उसमें दोस्तों जो कंपनियों एवं उद्योगों के द्वारा जो प्रोडक्शन एवं निर्माण किया जाता है वो चीज़ें शामिल होती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, तृतीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है इकोनॉमी की या अर्थव्यवस्था की। तो ये है दोस्तों सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर। तो इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था की जो तृतीयक क्षेत्र है, जो टेरिटरी सेक्टर है, उसमें आता है दोस्तों सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर। फिर अगला क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है। तो यह ऐसी अर्थव्यवस्था है दोस्तों जिसमें आयात निर्यात नहीं होता। मतलब सीमा के अंदर दोस्तों क्लोज्ड इकोनॉमी में इसी के अंदर आयात निर्यात होगा। इसके बाहर से न तो आप यहाँ से सामान ले जा सकते हैं, न तो यहाँ से सामान बाहर से ले आ सकते हैं। तो जो बंद अर्थव्यवस्था होती है, ऐसी अर्थव्यवस्था में कोई भी किसी भी प्रकार का आयात निर्यात नहीं होता है बाहर से।
फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधार कब प्रारंभ हुए? तो भारत में आर्थिक सुधार प्रारंभ हुए दोस्तों 1991 में। फिर अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? तो आर्थिक विकास ये दोस्तों निर्भर करता है प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण एवं बाजार के आकार पर। फिर अगला टॉपिक है दोस्तों बैंकिंग एवं मौद्रिक नीति। तो इसमें पहला है, वैसे ओवरऑल 11वां क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को। फिर अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ दोस्तों 1 जनवरी 1949 को। फिर अगला क्वेश्चन है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो बैंकों का बैंक कहा जाता है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई को। फिर अगला क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पर दोस्तों हस्ताक्षर होते हैं भारत सरकार के वित्त सचिव के। फिर अगला क्वेश्चन है, 2 रुपये एवं उससे अधिक मूल्यों के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वो होता है दोस्तों आरबीआई के गवर्नर के। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रेपो रेट या रेपो दर क्या है? तो रेपो रेट या रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों या कमर्शियल बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। तो रेपो रेट या रेपो दर से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों या जिसे दोस्तों कमर्शियल बैंक कहा जाता है, जैसे कि हो गया यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, ये सब बैंक है, एसबीआई बैंक, ये सब है कमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंक। तो इन्हें थोड़े समय के लिए दोस्तों अल्पकालिक समय के लिए ऋण या लोन देता है आरबीआई, जिस दर से उसे कहा जाता है रेपो रेट या रेपो दर। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? तो जैसे ये हो गया दोस्तों कमर्शियल बैंक और ये हो गया अपना आरबीआई। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब ये आरबीआई दोस्तों जिस दर से जो कमर्शियल बैंकों को थोड़े समय के लिए पैसा या ऋण देता है उसे कहा जाता है रेपो रेट। फिर उसके बाद ये आरबीआई जब दोस्तों कमर्शियल बैंक से थोड़े समय के लिए जिस दर या जिस रेट पर पैसा उधार लेता है दोस्तों उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। फिर अगला क्वेश्चन है, बैंक दर या बैंक रेट क्या होता है? तो वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देता है उसे कहा जाता है बैंक दर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बीमा क्षेत्र का नियामक कौन है? तो बीमा क्षेत्र का नियामक है दोस्तों IRDAI। फिर अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो नाबार्ड की स्थापना हुई दोस्तों 12 जुलाई 1982 को। बाकी नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड की स्थापना हुई 12 जुलाई 1982 को और ये नाबार्ड की स्थापना हुई दोस्तों 6th पंचवर्षीय योजना या प्लान के दौरान, जो कि चला था 1980 से लेकर 85 तक। बाकी ये जो 6ठी पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, इसमें 6 बैंक्स को भी नेशनलाइज या राष्ट्रीयकृत किया गया था। बाकी पहली बार दोस्तों बैंकों को राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइज किया गया किस योजना के दौरान? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो वो है दोस्तों 4th पंचवर्षीय योजना या प्लान के दौरान भारत में पहली बार 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत या 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इतनी बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा कि बीमा क्षेत्र का नियामक कौन है? तो वो है IRDAI। बाकी नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो ये इसकी स्थापना हुई 12 जुलाई 1982 को और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चरल बोर्ड
फॉर रूरल डेवलपमेंट। और नाबार्ड की स्थापना हुई दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, और छठी पंचवर्षीय योजना चली थी 1980 से लेकर 85 तक। और इस छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 6 बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण हुआ था। बाकी जो पहली बार भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ दोस्तों, तो हुआ चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। और चौथी पंचवर्षीय योजना कब चली थी, कितनी मतलब समय के लिए चली थी, तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो चली थी दोस्तों 1969 से लेकर 74 तक, 1969 से लेकर 74 तक। और इस चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है, तो वह है दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक, जिसको बनाया गया या जिसकी स्थापना की गई दोस्तों 1955 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो वह है मुंबई में। फिर अगला क्वेश्चन है, एसबीआई का पुराना नाम क्या था, तो एसबीआई का पुराना नाम था दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर अगला क्वेश्चन है, यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है, तो यूपीआई का पूर्ण रूप है दोस्तों जिसे हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। फिर अगला क्वेश्चन है, मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है, तो मुद्रा योजना का उद्देश्य है दोस्तों सूक्ष्म उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराना। तो जो छोटे छोटे उद्योग हैं उन्हें दोस्तों लोन या ऋण मुहैया करवाना या उपलब्ध करवाना, यही लक्ष्य है मुद्रा योजना का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। किसका ये नियम है दोस्तों कि बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन, तो ये नियम है ग्रैसम का। इसके बाद अगला टॉपिक है दोस्तों पंचवर्षीय योजनाएं एवं नीति आयोग। तो इसमें पहला क्वेश्चन है ओवरऑल 30वां, तो इसमें है दोस्तों योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी दोस्तों 15 मार्च 1950 को। फिर अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं दोस्तों जो भारत के प्रधानमंत्री हों, और इसी के स्थान पर अब बना गया है नीति आयोग। तो चाहे नीति आयोग पूछे चाहे योजना आयोग, तो जो भारत का प्रधानमंत्री रहेगा तो वही इसका अध्यक्ष रहेगा। तो जब योजना आयोग बनी थी 1950 में 15 मार्च को, तब भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो वो हो गए योजना आयोग के अध्यक्ष। बाकी मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि ये ज़्यादातर पूछा है कि योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष, तो वो थे गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो वो थे गुलजारी लाल नंदा। बाकी योजना आयोग के लास्ट उपाध्यक्ष या अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों, लास्ट उपाध्यक्ष, तो वो थे मोंटेक सिंह अहलुवालिया, मोंटेक सिंह अहलुवालिया। फिर अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो नीति आयोग की स्थापना हुई दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे दोस्तों जो वर्तमान के भारत के प्रधानमंत्री होंगे। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी। फिर अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना ये चली थी दोस्तों 1951 से लेकर 1956 तक, और ये आधारित थी हेरोड डोमर मॉडल पर। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास। ये पंचवर्षीय योजना दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं स्टैटिक जीके में यूपी पुलिस के लिए, उसमें आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, वो इकोनॉमिक का पार्ट है। फिर अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना या जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ये आधारित थी दोस्तों महलनोबिस मॉडल पर, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना चली थी 1956 से लेकर 61 तक। फिर अगली क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था,
तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य था भारी एवं आधारभूत उद्योगों का विकास। तो भारत में हैवी इंडस्ट्री को लगाना और उनका विकास करना, यही उद्देश्य था दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया? तो गरीबी हटाओ का नारा ये दिया गया दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी मैडम के द्वारा। और ये 5वीं पंचवर्षीय योजना कब चली थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना चली दोस्तों 1974 से लेकर 1979 तक। इसको दोस्तों चलना था, लेकिन ये अपना टेन्योर या कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। और इसी के बीच में दोस्तों इस 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाया गया था रोलिंग प्लान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोलिंग प्लान। तो रोलिंग प्लान ये चला दोस्तों 1978 से लेकर 79 तक। तो रोलिंग प्लान किस योजना के दौरान चला? तो ये चला 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। देखिए क्वेश्चन भी है, रोलिंग प्लान कब लागू किया गया? तो रोलिंग प्लान दोस्तों 5वीं या 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद लागू किया गया 1978 से लेकर 79 या 80 कहिए तक। फिर अगला क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी दोस्तों 2012 से लेकर 2017 तक, लेकिन इसे 2015 में ही समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर ला दिया गया नीति आयोग। इसके बाद अगला टॉपिक है, यहाँ से भी दोस्तों एग्जाम में एक क्वेश्चन आने की संभावना बहुत प्रबल रहती है, जो कृषि की क्रांतियाँ हैं। इसे भी हम स्टैटिक जीके में पढ़ाए हुए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो वो है MS स्वामीनाथन। फिर अगला क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो वो है नॉर्मन बोरलॉग। फिर अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो वो पड़ा दोस्तों गेहूं एवं चावल की फसलों पर। फिर अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति ये संबंधित है दोस्तों दुग्ध उत्पादन से। फिर अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति के जनक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। फिर अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति संबंधित है दोस्तों मत्स्य उत्पादन से। फिर अगला क्वेश्चन है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। फिर अगली क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति ये संबंधित है झींगा एवं प्याज उत्पादन से। फिर अगला क्वेश्चन है, गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है? तो गोल्डन क्रांति ये संबंधित है दोस्तों बागवानी एवं शहद उत्पादन से। गोल्डन क्रांति को सुनहरी क्रांति भी कहा जाता है हिंदी में, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। कभी कभी दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में गोल्डन क्रांति के नाम से आ जाता है, लेकिन इसे कहा जाता है हिंदी में सुनहरी क्रांति। तो सुनहरी क्रांति या गोल्डन क्रांति ये संबंधित है बागवानी एवं शहद उत्पादन से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, काली क्रांति किससे संबंधित है? तो काली क्रांति ये संबंधित है दोस्तों पेट्रोलियम उत्पादन से। फिर अगला क्वेश्चन है, रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो रजत क्रांति ये संबंधित है अंडा उत्पादन से। फिर अगला क्वेश्चन है, MSP या मिनिमम सेलिंग प्राइस की सिफारिश कौन करता है? तो MSP की सिफारिश करता है दोस्तों कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसे कहा जाता है CACP। इसके बाद अगला टॉपिक है दोस्तों मुद्रास्फीति एवं कर प्रणाली। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति क्या है? तो जब दोस्तों वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होने लगे तब उसे कहा जाता है मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन। तो जब वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि या इंक्रीमेंट होने लगे तो उसे कहा जाता है मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन। फिर अगला क्वेश्चन है स्टैगफ्लेशन, ये क्या है? तो जब उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी एवं कम आर्थिक विकास की स्थिति उत्पन्न हो जाए दोस्तों किसी देश में, तो उसे कहा जाता है स्टैगफ्लेशन।
फिर अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति मापने के प्रमुख सूचकांक कौन कौन से हैं। तो मुद्रास्फीति को मेजर या मापा जाता है दोस्तों इन सूचकांकों के द्वारा, जो कि है WPI और CPI। और WPI का फुल फॉर्म होता है दोस्तों होल सेल प्राइस इंडेक्स, और CPI का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मुद्रास्फीति या इन्फ्लेमेशन मापने के सूचकांक हैं WPI एवं CPI। फिर अगला क्वेश्चन है GST कब लागू हुआ दोस्तों। तो GST लागू हुआ है 1 जुलाई 2017 को। फिर अगला क्वेश्चन है GST किस प्रकार का कर है। तो GST एक प्रकार का अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट कर है। फिर अगला क्वेश्चन है आयकर किस प्रकार का कर है। तो आयकर दोस्तों ये प्रत्यक्ष कर है। फिर अगला क्वेश्चन है लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है। तो लॉरेंज वक्र यह दोस्तों आय एवं संपत्ति की असमानता को दर्शाता है। फिर अगला क्वेश्चन है गिनी गुणांक किसे मापता है। तो गिनी गुणांक ये मापता है दोस्तों आय असमानता को। फिर अगला क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है। तो वित्तीय वर्ष दोस्तों ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और ये चलता है 31 मार्च तक। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के समय को एक वित्तीय वर्ष के रूप में जाना जाता है। फिर अगला टॉपिक है दोस्तों इसके बाद गरीबी बेरोजगारी एवं जनसांख्यिकी। और यहाँ से पहला क्वेश्चन है ओवरऑल 62वां क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। तो ये थी दोस्तों 74.04%। फिर अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था। तो वो था 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। फिर अगला क्वेश्चन है जनसांख्यिकी लाभांश क्या है। तो जनसांख्यिकी लाभांश है दोस्तों कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या का अधिक होना। फिर अगला क्वेश्चन है तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है। तो तेंदुलकर जो समिति बनाई गई दोस्तों ये गरीबी मापने से संबंधित समिति है। फिर अगला क्वेश्चन है लकड़वाला समिति ये किससे संबंधित है। तो ये भी दोस्तों गरीबी मापने से संबंधित एक समिति है। फिर अगला क्वेश्चन है छिपी हुई बेरोजगारी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो ये पाई जाती है कृषि क्षेत्रों में। फिर अगला क्वेश्चन है मौसमी बेरोजगारी कहाँ अधिक होती है। तो मौसमी बेरोजगारी भी दोस्तों अधिक होती है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में। फिर अगला क्वेश्चन है मनरेगा योजना कब शुरू हुई। तो मनरेगा योजना दोस्तों शुरू हुई भारत में 2006 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुई। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू हुई दोस्तों 28 अगस्त 2014 को। फिर अगला क्वेश्चन है मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू हुआ सितंबर 2014 में। इसके बाद अगला टॉपिक है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं विविध। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन है और ओवरऑल 72वां क्वेश्चन है WTO या विश्व व्यापार संगठन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1 जनवरी 1995 को। फिर अगला क्वेश्चन है WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो WTO का मुख्यालय दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में। फिर अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC USA अमेरिका में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है IMF का मुख्य कार्य क्या है। तो IMF का मुख्य कार्य होता है दोस्तों भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं में सदस्य देशों की सहायता करना। फिर अगला क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक जिसे ADB बैंक कहा जाता है इसका मुख्यालय कहाँ है। तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है दोस्तों मनीला फिलीपींस में। फिर अगला क्वेश्चन है गिल्ट एज्ड मार्केट किससे संबंधित है। तो गिल्ट एज्ड मार्केट ये संबंधित है दोस्तों सरकारी प्रतिभूतियों से।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन से सबसे अधिक नुकसान किसे होता है? तो मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन से सबसे अधिक नुकसान होता है लेनदार एवं निश्चित आय वर्ग को। फिर अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभ किसे होता है? तो इससे सबसे अधिक लाभ होता है दोस्तों देनदार एवं व्यापारी वर्ग को। फिर अगला क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन कौन करता है? तो ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अमूल ब्रांड किससे संबंधित है? तो अमूल ब्रांड दोस्तों ये दूध से संबंधित प्रोडक्ट या उत्पादों को बेचता है, तो ये संबंधित है वर्गीज कुरियन एवं श्वेत क्रांति से। फिर अगला क्वेश्चन है, सेंसेक्स किस स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है? तो सेंसेक्स ये सूचकांक है दोस्तों BSE या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। फिर अगला है, निफ्टी किस स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है? तो निफ्टी ये सूचकांक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या NSE का। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो वो है दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या BSE। फिर अगला क्वेश्चन है, ट्रेजरी बिल कौन जारी करता है? तो ट्रेजरी बिल ये जारी होता है दोस्तों RBI के द्वारा केंद्र सरकार की ओर से। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक कर या कॉमर्शियल पेपर कब प्रारंभ हुआ? तो ये स्टार्ट हुआ दोस्तों 1990 में। फिर अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुषी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों समग्र कृषि विकास से। फिर अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है? तो ये है अनुच्छेद 112 में। बाकी संविधान में दोस्तों किसी भी अनुच्छेद में बजट का जिक्र नहीं है, उसके स्थान पर है वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे दिया गया है अनुच्छेद 112 में। फिर अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। इसके बाद दोस्तों कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ये हैं जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, जैसे कि हो गया RBI की स्थापना कब हुई? तो ये 1935 में। फिर RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ये हुआ 1949 में। फिर सेबी की स्थापना कब हुई? तो ये हुआ दोस्तों 1988 में। बाकी इसे वैधानिक निकाय बनाया गया 1992 में। बाकी SBI कब बना था दोस्तों? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये बना 1955 में। फिर नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो ये हुई दोस्तों 12 जुलाई 1982 को। WTO की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1995 में। फिर GST कब लागू हुआ? तो ये हुआ 1 जुलाई 2017 को। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत भारत में कब होती है? तो ये होती है 28 अगस्त 2014 को। फिर मनरेगा योजना का प्रारंभ भारत में कब होता है दोस्तों? तो ये होता है 2006 में। फिर अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया की शुरुआत दोस्तों भारत में कब होती है? तो ये होती है सितंबर 2014 में। फिर अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। तो बस दोस्तों, अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप सभी लोग गगन GS स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।